मुल्क में ज़ाहिर है टेम्परेचर्स गिर रहे हैं और सर्दी की लपेट में आ रहे हैं और बहुत सारी बर्फ़, बहुत सारे इलाकों में बर्फ़बारी भी हो रही है और शायद इसी वजह से शायद सियासी टेम्परेचर्स भी थोड़े से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो ये वजह है या वजह ये है कि कल ISPR की प्रेस रिलीज़ के बाद, जिसमें फैज़ हमीद के ऊपर चार्जशीट कर दिया गया है, उसके बाद कोई PTI को शायद अब कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो 2 कदम क्या, वो तो 3 कदम पीछे हट गई है। अपने तमाम शराइत उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। टेबल टॉक जो होगी, वो जो भी टेबल टॉक होगी, वो गैर मशरूत होगी। देयर विल बी नो कंडीशंस ऑलरेडी। उसके बाद आपको याद होगा कि पहले उन्होंने ये कहा था कि बानी PTI की रिहाई होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो 9 मई में जो मुजरमान हैं या जो मुलजमान हैं उनकी रिहाई होगी, जो औरतें उनकी हैं वो भी छोड़ दी जाएंगी। आज हमने देखा कि हसन न्याजी साहब के साथ साथ आज उनकी बहन हाजरा हाजरा को भी के ऊपर भी फर्द जुर्म आयद हो गई है 9 मई की। ऑफ कोर्स वेरी सैड न्यूज़ फॉर हफीजुल्लाह न्याजी साहब, और वो काफ़ी ज़ाहिर अपसेट होंगे। दोनों उनके जो बेटा और बेटी है वो फर्द जुर्म उन पर आयद हुई है इस पर। तो इन एनी केस ये सारे मामला तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ मामला थे, कुछ कनाल्स निकालने के मामला थे, कुछ CCI के ऊपर और बहुत सारे मामलात के ऊपर बात नहीं हो पा रही थी। उसके ऊपर बिलावल साहब हैज़ बिन क्वाइट क्वाइट, और वो उन्होंने बॉयकॉट भी कर दिया था जुडिशल कमीशन को। और इसके हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, राजा परवेज़ अशरफ साहब, नवीद कमर साहब, खुर्शीद शाह साहब, आज वो मुलाकात हुई है अयाज सादिक साहब के कमरे में। इसाक डार साहब मौजूद थे, अयाज सादिक साहब मौजूद थे, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये हम ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, गोली लगी नहीं लगी, आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू गो बैक इन द पास्ट, लेकिन देख लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई है और फिर आज बात इख्तिताम पजीर यहाँ पर हुई है कि अयाज सादिक के कमरे में असद कैसर साहब गए हैं, उसके बाद गौहर साहब गए हैं। अब बातचीत होगी, ये बात हो रही है, नून लीग ने मान लिया है। अब पहले क्या हो रहा था वो ज़रा सुन लेते हैं जी। और उसके बाद ऑफ कोर्स मदारिस का एक मामला है जिसमें इस वक्त अब तक जो नाराज़ पार्टी है जो कि JUI है, वो अब तक इस बात पर कायम है कि वो 17 दिसंबर को अपनी मार्च करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे। और यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर उन पर उस तरह से चार्ज किया जिस तरह से PTI के ऊपर चार्ज करती है हुकूमत और हुकूमती जो सिक्योरिटी इदारे हैं, तो फिर उनका अंजाम बशार उल असद जैसा होगा जैसा कि सीरिया में हुआ था। ये काफ़ी एक सख्त बयान है जो कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से आया है। आज उन्होंने अयाज सादिक साहब को ख़त भी लिखा है और उस पर कहा है कि जो एतराज़ात थे जरदारी साहब के, ज़रा उसकी नकूल हमें फ़राहम की जाएँ और उसको किस तरह से आगे हल करना है उसके भी जो मामलात हैं वो भी सामने लाए जाएँ। ये तमाम तर मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक चौधरी शुजात साहब होते थे, वो हमेशा कहते थे मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। आज 9 मई पे मिट्टी डालने की बात हो रही है कि लेट्स मूव ऑन। क्या मिट्टी पाओ वाकई हो सकता है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग से सेनेटर अफनानुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। शैला रज़ा साहब हमें ज्वाइन करिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे इनसे, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर ज़रका तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं PTI से, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं शुरुआत करना चाहूँगी डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा आपसे ही, क्योंकि ज़ाहिर है कंडीशंस आपने लगाई थी। पहले बानी PTI की रिहाई थी, फिर आपके और मुलजमान की रिहाई थी, 9 मई में जो चार्ज हैं वो उनकी रिहाई थी। इसके अलावा ऑफकोर्स फिर जुडिशल कमीशन से भी अब पीछे हट गए हैं। सो अब बात फिर क्या होगी? बात फिर बात से बात तो निकलती है, लेकिन बात अगर कोई शराइत ही नहीं है तो फिर बात क्या होगी? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया सना। देखिए, बात यह है कि हम और मैं तो ऑन माय ओन तो हमेशा से बात कर रही हूँ मुसालिहत की, और ये कि पाकिस्तान को सबने इकट्ठे लेके चलना है। पाकिस्तान किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक सूबे का नहीं है, हम सब का है। और जब तक सब इकट्ठे होके इसको आगे नहीं लेके चलेंगे, आप अगर दुनिया के हालात इस वक्त देखें किस तरफ जा रही है, दिस इज ये जो हालात इस वक्त बन रहे हैं और ये इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं, यानी आपको एक घंटे से दूसरे घंटे का पता नहीं कि किस मुल्क में क्या हो जाएगा, किस खित्ते में क्या हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है मतलब इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल वॉर के हालत में है। और वो वॉर जो है उसके डिफरेंट थिएटर्स हैं, और कुछ थिएटर्स में आपको मिलिट्री वॉर नजर आ रही है और कुछ थिएटर्स में आपको और किस्म का वॉरफेयर नजर आ रहा है, और पाकिस्तान उनमें से एक थिएटर है इसमें के बहुत से लोगों की प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं। इसमें हमारे इंटरनली भी है, एक्सटर्नली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सो एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो पाकिस्तान में देखिए इस वक्त
जिस तरह से राणा सलाउद्दीन साहब ने कुछ अरसा पहले फरमाया था कि या ये होंगे या हम होंगे, ये वाली बातें नहीं चल सकती। इंतकामी सियासत, अफनान साहब बड़े मिच्योर और सेंसिबल एंड ही इज यंग, तो समझदार लोगों को ये नजर आ रहा है कि ये जो पुराने लोग हैं जिनकी सियासत या तुम या हम वाली सियासत थी, वो सियासत अगली दिहाई की सियासत नहीं है। अब जो सियासत है वो सबकी सियासत है, उसमें सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा और हर एक को दिखाना है कि दे हैव डन समथिंग फॉर पाकिस्तान। ये मेरा ईगो, तेरा ईगो, मेरी तेरे से लड़ाई, तेरी मेरे से लड़ाई और मैं तुझे नीचा दिखाऊंगा, दिस विल नॉट वर्क। पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं है। इकोनॉमिकली यू आर इन अ क्राइसिस, एनवायरमेंटली यू आर इन अ क्राइसिस एंड पॉलिटिकली वी हैव द बिगेस्ट क्राइसिस। एंड व्हाई? बिकॉज हमारे लोग अपनी जात से आगे नहीं देखना चाहते। तो ये जो बातें हैं ये हमें मिनहसुल कौम खत्म करनी पड़ेंगी और इसमें सिर्फ लीडर्स नहीं, वी आर ऑल लीडर्स। हम सबको एक अपना व्यू पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए आपको किसी तरीके से चलना है। ये जो पाकिस्तान का केओटिक स्टाइल है कि जी एक पार्टी आ गई, मतलब हम इधर अपनी ही वो स्टॉर्म इन अ टी कप होती है ना, वो वाला हाल है हमारा, कि हम आपस में लड़ रहे हैं और उसके लिए रोज एक नई स्मोक स्क्रीन बन जाती है। अब ये मदरसों वाली कहानी है। अब आप देखें ना, आपको ये नहीं पता चलता इस मुल्क में असली क्या है, नकली क्या है, बनाया क्या गया है। और ये सारे अवाम को देखिए, जो बड़ी बड़ी स्टेज पे जो सियासत होती है उसमें वो अवाम को कंफ्यूज रखना चाहते हैं, केओस में रखना चाहते हैं, ताकि अवाम इनसिक्योर फील करे। और जब अवाम इनसिक्योर होती है तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की वजह से अब लोगों से बातें छुपती नहीं है। फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सो आई रियली थिंक कि अब साल का एंड भी हो रहा है और अगले 2-3 साल भी बहुत मानी खेज और नतीजा खेज होंगे मुख्तलिफ तरीकों से। तो आई थिंक पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की पार्टियां, पाकिस्तान के लीडर, सबको अपनी बेल्ट टाइट करनी है एंड वी हैव टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट राइड विच इज गोइंग टू बी अ बम्पी राइड। तो इस वक्त अगर हम पाकिस्तान से मुखलिस हैं तो पीटीआई ने अपनी मुखलिसी का तरीका दिखाया है कि हमारी कोई शराइत नहीं है, जो मुसालिहत का एक एटीट्यूड है। और वी ट्रस्ट इन द जुडिशरी, वी ट्रस्ट इन द सिस्टम्स। हम चाहते हैं कि, और हमेशा से इमरान खान साहब ने इस बात को लेके चले हैं कि हम सिस्टम के अंदर ही रह के सब कुछ करेंगे। सिस्टम को अपने आप को ठीक करना है। सिस्टम हैज टू ब्रेस इटसेल्फ। अब ये काम नहीं चलेंगे और आप देखेंगी दिन ब दिन हालात इस अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाने पड़ेंगे, लोगों को काम करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम तो उम्मीद के साथ चलते हैं, हमारी दुआ भी अपने मुल्क के लिए है। नहीं लेकिन तो हम टेबल सबको पे जब इसमें अपना बैठेंगे हिस्सा जरका डालना साहिबा, तो ये सारी बातें जो आपने की बड़ी अच्छी लगी मुझे सुन के, क्योंकि आज हमने देखा काबुल में भी एक सुसाइड ब्लास्ट हुआ जिसमें जो उनके महाजरीन के मिनिस्टर थे हकानी साहब, उनको टारगेट किया गया। अब ये आपको पता है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हमारी वैसे भी हम बशार अल असद वाली कहानी अब देख ही रहे हैं। उसके बाद हमने मिराम शाह में आज देखा कि किस तरह से वहां पे खवारिज को खत्म किया गया, फिर स्पिन वम में एक ऑपरेशन किया गया। उसमें ये तमाम तर चीजें हमारे सामने। लेकिन अब मैं कह रही हूँ अब टेबल पे बैठेंगे तो बात क्या होगी कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, बानी पीटीआई को रिहा नहीं करना, तो फिर क्या मौसम पे बात होगी? नहीं, क्यों नहीं रिहा करना, बानी पीटीआई को भी रिहा करना है। जो लोग इस वक्त बेगुनाह इस वक्त जेलों में बंद हैं, जिनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं हुआ अब चले हो रहा है, तो जिन्होंने 1-1 साल 1.5 साल इन गूनागू हालात में सजाएं काटी हैं, तो उनका कोई हिसाब तो होना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि आप लोगों को बेलों के ऊपर, आप उनको बेलों पे नहीं निकलने देते, आप उनको 10-10 दफा वही केस उनके ऊपर 3-3 दफा बना लेते हैं। ये जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को बंद किया हुआ है और उनके साथ, मतलब उनकी उम्र देखे, उन्होंने क्या गुनाह किया है। तो इस तरह के ये जो बातें हैं, ये इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन देखें, हम इन अक्लमंदी, हिकमत और तदब्बुर इस बात की इस वक्त हमें ये बता रहा है कि हमें बर्दाश्त भी करना है, हमें तहम्मुल से भी चलना है, क्योंकि हमारी जात से बड़ा है मुल्क। तो हम तो ये सैक्रिफाइसेस, ये अप्रोच लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, मैं लेकिन आप शैला अगर रजा साहिबा, नून लीग शैला रजा साहिबा, सीधे रास्ते पे चले तो अच्छी बात है। शैला रजा साहिबा का जाऊंगी, क्योंकि थैंक यू। सॉरी अफनानुल्लाह साहब आप जरा आउट नंबर्ड हैं आज, इसलिए पहले खवातीन को मैं लूंगी। शैला रजा साहिबा आप जरा फरमा दीजिएगा कि ये आज पीपल्स पार्टी और अयाज सादिक साहब की और इसाक डार साहब की मुलाकात भी हुई है। पीपल्स पार्टी का जो कमेटी है जो बिलावल भुट्टो साहब ने बनाई थी, उसमें भी ये
गैर रस्मी मीटिंग है, इसमें ये तो नहीं कह सकते कोई नतीजा खेज मीटिंग हुई होगी, लेकिन अच्छे इन्वायरमेंट में हुई। और ऑफ कोर्स अब पीटीआई भी बैठने को तैयार हो गई है, नून लीग भी सुनने को तैयार हो गई है, और ये गैर मशरूत होंगी ये टॉक्स। आप इसको कैसे देख रही हैं डेवलप होते हुए आगे? देखिए, पॉलिटिकल मैटर्स हो या कोई भी मैटर हो, उसका रास्ता सिर्फ डायलॉग है। डायलॉग डायलॉग डायलॉग। लेकिन बदकिस्मती से जितनी भी दफ़ा डायलॉग हुए, जब पीटीआई हुकूमत में थी या उसके बाद भी, उसको बानी पीटीआई ने सबुटैज किया, या खुद वजीर आजम होते हुए कौमी सलामती जैसे मैटर्स पे वो डायलॉग में शरीक नहीं हुए। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि शाह महमूद कुरैशी वगैरह बैठे कि इलेक्शन को कब होना है, क्या होना है। जब इलेक्शन का मैटर चल रहा था तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 80% अहदाफ मुझे हासिल हो गए, लेकिन फिर वो बानी पीटीआई के पास गए और मामला ख़त्म। हाल ही में जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर 4 अमेंडमेंट पेश की पीटीआई ने, जिसमें से 2 एक्सेप्ट हुई। और आमिर डोगर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि अगर ये आईनी तरमीम थी तो हमें तो इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन उसके बाद फिर एक दिन लेट किया गया और अडियाला जेल भेजा गया कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें अपने लीडर से डिस्कस करना है। वहाँ से जब आए तो नो का वोट था। फिर उन्होंने चाहा कि वो चीफ जस्टिस की सिलेक्शन कमेटी में बैठे, फिर उनको मना कर दिया गया। और अब जो है, अगर आप 26 नवंबर को देखें तो गवर्नमेंट ने कोशिश की, बैरिस्टर सैफ को हेली से बुलवाया, बैरिस्टर गौहर को बार बार अडियाला भेजा कि आपने तो ना इजाजत ली ना इन्फॉर्म किया, लेकिन हम आपको संजानी देते। तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर को तो संजानी का इंदिया दिया, लेकिन बेगम साहिबा जो लीड कर रही थी उनको कहा कि नहीं, डी चौकी जाना है। तो हर दफा सबुटैज जो है वो वहां से किया गया है। और अभी भी जो उससे पहले 2 शराइत थी जिसमें 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए और इस तरह की, उस तो 26वीं आईनी तरमीम तो वापस नहीं ली जा सकती थी। ये तो वो बात थी कि जिसपे ना हो शराइत। फिर उन्होंने सिविल नाफरमानी की धमकी दी, लेकिन उनको पता चल गया कि उनकी पार्टी ही नाफरमानी कर जाएगी इससे। तो अभी सूरत हाल को देखते हुए मैं समझती हूँ कि सेकंड लीडरशिप ने जो ये डिसाइड किया है कि वो आगे आए और बात करें, तो उसकी एक वजह ये भी है कि कल जब सेशन शुरू होने वाला था तो पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमें फ्लोर दिया जाए। हमने कहा बिल्कुल, अगर आप यहाँ नहीं बात करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो फिर ये बात की गई कि भाई पार्लिमानी कमेटी में भी आप आइए, जो जिसको खुर्शीद शाह सदारत कर रहे हैं, और आप ये देखें कि इन द एंड भी तो आप बात करते। तो बेहतर ये है कि आप पहले बात करें ना, आपको बार बार आने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें इंतहाई कदम लेना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आज अच्छा हुआ है और दोनों बैठे हैं, और मैं चाहती हूं कि एक अच्छी फिजा हो। क्योंकि जब ये गवर्नमेंट से जब भी कहा गया था कि कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं और आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, उस वक्त भी एक नो था और वो नो ही था। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब इनकी सेकंड लीडरशिप खुद ये चाहती है कि मामला बेहतर हो। ठीक है। मैं अफनानुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं कि ये एकदम से रात की रात में क्या ऐसा अचानक से हो गया? ठीक है, डॉक्टर ज़रकत अहमद जैसे जो सोच रखने वाले लोग हैं वो तो जे में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आज उनकी आवाज़ हावी हो रही है उन लोगों पर जो सिविल डिसोबीडियंस और रोड की सियासत पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। आपको लगता है कल वो ISPR वाली प्रेस रिलीज और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के केसेस के हवाले से जो कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, जो नताइज अखज़ किए जा रहे हैं, क्या वो रीज़न बना है या कोई और कोई हवा चली है, कोई डिफरेंट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो ऑप्शंस थे बानी पीटीआई के पास, वो उन्होंने एक एक करके एक्सप्लॉइट कर दिए और अब कुछ ज्यादा रह नहीं गया कुछ करने के लिए। एक ये वजह भी है और दूसरी वजह ये भी है कि जो कुछ जनरल फैज से रिलेटेड मामला आया है सामने, और जिस तरह की ये फोरकास्ट की जा रही है कि इस तरह की और इन्फॉर्मेशन आएगी, और जो कुछ होता रहा है पिछले 6-7 साल, तो अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने आएगी तो उसका प्रेशर तो फिर बहुत ज्यादा पीटीआई के ऊपर आया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजें अगर आप मिला लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे।
सो यू आर इन अ गुड पोजीशन टू बार्गेन। हाँ, अब मानुल्लाह साहब आपने अपनी पोजीशन बड़ी अच्छी रख ली है, लेकिन वो जेयूआई का क्या कीजिएगा? देखिए, जमात उलमा इस्लाम जो है वो तो हमारे बहुत अच्छे इत्तेहादी रहे हैं और हमने बड़ी साथ जद्दोजहद की है और मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे यकीन है कि जो उनका ये बिल है उसको उसके ऊपर ब्रेक थ्रू हो जाएगा और मामला अफ़हाम तफ़हीम से जो है वो हल हो जाएगा। अच्छा, एक ये बात बता दीजिएगा, फैज जनरल डायर फैज हमीद के हवाले से क्या पीएमएलएन पिटिशनर क्यों नहीं बनना चाहती इस केस में? मैं तो हैरान हूं, क्योंकि आप लोगों के हवाले से देखें, डीजीसी थे तो उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी वाला मामला था, फिर उसके बाद उनको प्रमोट किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल लग गए, फिर वो DGISI बन गए, फिर वो कोर कमांडर पेशावर बन गए, फिर वो कोर कमांडर भावलपुर बन गए। मतलब प्रमोशन पे प्रमोशन ही मिलती रही और गलत काम बीच में सारे होते रहे, जिसका ब्रांड आपने बेयर किया है। तो ये आप लोग इस केस को क्यों नहीं अपने आपको पिटिशन फाइल करते या इसमें मुद्दई बनते? देखिए, बात यह है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जब किसी का होता है तो उसके अंदर तो इंटरनली प्रोसिक्यूट किया जाता है विद इन द आर्म फोर्सेस, तो उसके अंदर तो एज ए पिटिशनर हम जा भी नहीं सकते मेरा नहीं ख्याल। ये केस जो है वो इंटरनली अभी चलेगा और उसके अंदर जो भी एविडेंसेस है, टेस्टिमनीज है, विटनेसेस है, वो सारे इकट्ठे होके जो है वो उसको एक जगह लेके जाएंगे और फिर जब ये इन्फॉर्मेशन जाए इवेंचुअली बाहर तो आएगी कि क्या क्या हुआ, क्या 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 मामला थे। तो वो जब आएगा तो फिर एक तरह कौम के सामने भी मामला आ जाएगा कि क्या होता रहा है इस मुल्क में। और इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि हम ये बात स्टैब्लिश हो गई है मुल्क में हमारे कि कोई कितना भी ताकतवर हो तो वो शायद जब वो अपने ऑफिस में हो तो शायद वो बच जाए, लेकिन इवेंचुअली जो है वो लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ जो है वो कैचअप कर ही जाता है और फिर वो जो है उसमें फिर चाहे आप देख लें, चाहे वजीर आजम हो, सदर हो, आर्मी चीफ हो या अब DGISI एक होता था जो रह गया था वो भी हो गया। तो अब ये एक अच्छी चीज़ है, इससे रूल ऑफ लॉ मुल्क के अंदर जो है वो बेहतर होगा। इससे तमाम जो लोग अब ओहदों पे बैठे हैं वो ये सोचेंगे कि कल को ये अगर हमने कोई ऐसा काम किया जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोटेक्शन ना हुई तो वो दैट कैन कम बैक टू हॉन्ट अस। तो ये इसको इस तरह अगर देखा जाए तो ये मेरा ख्याल एक अच्छा खुशाइन काम है और ये एक और बात ये भी स्टैब्लिश करता है कि बेहतर यही है कि जिसका जो काम है वो करें बजाय इसके कि एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर करें, क्योंकि फिर वो जब इंटरफेयर दोनों देखे ना 2 वे स्ट्रीट हो जाती है। अब ये जो इस केस में नजर आ रहा है वो 2 वे स्ट्रीट थी, उधर से भी थी इधर से भी थी। तो अब जाहिर है फिर उसका इवेंचुअली नुकसान मुल्क को होता है, उसका नुकसान पॉलिटिकल पार्टी और उन इदारों को होता है जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है अच्छी चीज़ है इसमें से जो बाहर आ रही है। नहीं, अच्छी चीज तो है, लेकिन आप इसमें से बाजवा साहब की इक्वेशन को कैसे माइनस कर सकते हैं, जिन्होंने प्रमोट किया, जिनकी माँ पर वो सब कुछ करते रहे? क्या बाजवा साहब इतने मतलब इनकॉम्पिटेंट थे कि वो उनको नहीं पता था, या जनरल डायर फैज हमीद साहब इतने पावरफुल थे कि वो बाजवा साहब की भी नहीं सुनते थे? सो मतलब इसमें कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है, बिकॉज ही गॉट प्रमोटेड कंसिस्टेंटली। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा साहब इनकॉम्पिटेंट थे। अगर वो कॉम्पिटेंट होते तो मुल्क के जो हालात हुए हैं पिछले 6-7 साल में वो ना होते। तो जहां तक बात रह गई प्रमोशनों की, वो तो ज़ाहिर है उन्होंने किए हैं ही के आंसर, लेकिन जो केस मेरा ख्याल है वो जो आप कह रही हैं मुझे केस पूरा खुलेगा, वो जो मैं कह रहा हूँ कि विटनेसेस एविडेंस और टेस्टिमनीज आएंगी तो तभी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं ना कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है। और इस तरह किसी को बगैर एविडेंस के तो नहीं आप उसमें इम्प्लीकेट कर सकते केस को। तो वो अब आ जाएगा जब सामने, तो फिर उसके बाद बात हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वक्फा लेने की इजाजत दीजिएगा, वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो इसी को थोड़ा सा करते हैं कि आज अंसार बासी साहब की भी खबर है और यही कि वो 50 लोगों के साथ राब्ते में थे फैज हमीद साहब आफ्टर हिज रिटायरमेंट, और ज़्यादातर PTI है लेकिन और भी लोग हैं, और ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, बहुत सारे लोग कह भी चुके हैं PMLN से कि राब्ते तो हुए थे और बार बार उनको राम करने की कोशिश तो की गई थी और उनको आई कैंडी भी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर कुछ निकला नहीं था इसमें से। लेकिन इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
एंड वेलकम बैक एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज हमारे साथ तीन बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं। अफनानुल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग से शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं PTI से। बहुत आप तीनों का शुक्रिया, आपने यू वेटेड विद मी ऑन द ब्रेक। मैं ब्रेक से वापस आके ज़रका साहब, ये इसमें ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए 9 मई के मामले में जो तफ्तीश हो रही है, जो प्रेस रिलीज हमें बताती है ISPR की कल की, ये कोई डर आपको लग रहा है PTI को था इससे, क्योंकि दोनों को नथी तो किया जा रहा था? मेरा ख्याल है जी सबको ही डरना चाहिए। इस अवाम में सारे ही एक हालत में हैं, तो ज्यादा बातें ना करवाएं, खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। बस मैंने कहा था बेल्ट टाइट कर लें अपनी। अच्छा, ये बेल्ट और किस किस ने सीट टाइट पे करी? जो कुर्सियों पे बैठे हैं, जिसमें हम भी साथ ही शामिल हैं, हम तो पहले ही टाइट किए बैठे हैं, हम तो पहले ही आ चुके हैं, वो क्या कहते हैं उसमें टारगेट में। लेकिन ये कि सब लोग बिला तफरीक जो कुर्सी पे बैठा है और जो पहले बैठा रहा है, तो वो अपनी बेल्टें टाइट करें। अब मामलात कुछ बदलेंगे। क्या बदलेंगे कैसे? क्या मुराद आपकी डॉक्टर सरका? मेरा मतलब है, अब आप देखिए, पाकिस्तान is crying out for a change. I am not talking about a political change. I am talking about a change of heart. I am talking about कि आपने इस मुल्क को जिस तरह 77 साल चलाया है, इस तरह आगे नहीं चल सकता। आपको अब काम भी करना पड़ेगा, और जो लोग जिस ओहदे पे हैं उनको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। और ये जो जब हुकूमत में लोग आते हैं, खा वो कोई भी हो, तो वो पैसे समझते हैं कि ये मुफ्त के पैसे हैं, इसको जो मर्जी करो, मर्सिडीजें लो, बाहर जाओ, पार्टियां करो। अब ये काम नहीं चलेंगे, कैंप ऑफिसेस 10-10 चलाने, ये काम नहीं चलेंगे। अब आप इसके मुतहम्मिल नहीं हैं। हालात बदल रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के हालात नहीं बदल रहे, दुनिया के हालात बदल रहे हैं। आपके ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है हर तरफ से टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स एट होम। अभी मैं एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली की मैंने मीटिंग अटेंड की है बहरीन में, तो द मूड इज डिफरेंट। अब हमारे जो अपने लोग हैं, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, इट हैज द बिगेस्ट पॉपुलेशन, और सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ही तशद्दुद होता है। एंड इट इज अ डेवलपिंग, सारी दुनिया की सियासत हमारे इर्द गिर्द है। हम और पाकिस्तान इज एट द सेंटर ऑफ इट। यानी वो वार्म वाटर्स अफगानिस्तान के थ्रू रशिया आया था, अब तो पूरी सेंट्रल एशिया है, प्लस इतने बड़े बड़े इंटरेस्ट है। तो पाकिस्तान, ये जो पिछले स्टाइल थे ना बादशाहों वाले, बाहर से डॉलर आएंगे, हम बाहर भेजेंगे, अपनी जदादें बनाएंगे, पार्टी करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब पूछने वाले घर के अंदर से पूछ रहे हैं। आपकी अपनी आवाम सोशल मीडिया पे सुबह शाम आपको पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हैं, और उसमें फेक न्यूज भी बहुत है। लेकिन आपको ये पता है कि आप लोगों की ये जो बेजा इसरार था कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, इनसे नहीं बात करनी, ये तो इनके हाथ में तो कुछ है नहीं। एक्चुअली में अभी भी आप जिनसे बात कर रहे हैं उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट ही है। देखिए जी, ये पूछने वाली बात तो नहीं है ना। आप और हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने यहीं रहना है, हमें पता है कि कौन चलाता है मामलात और कौन चलाता रहेगा। तो अब हमारा काम ये है कि हम इस मुल्क में अपना रोल प्ले करें। देखिए, जब तक इस मुल्क की पार्लियामेंट एक मंतकी तरीके से अपना काम नहीं करेगी, जब तक ये पार्लियामेंट एक स्टूज बनी रहेगी, जब तक यहाँ पे लोग अपनी सही आवाज, देखिए ना, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप किसी के स्लीपर सेल बनते हैं, तो फिर चलाने वालों को भी पता होता है आपकी कोई वुकत नहीं है, आप बेवुकत हैं, क्योंकि वो आप उनकी या किसी की भी उंगली के इशारे पे चलेंगे। जब आप सही बात करते हैं, तो फिर चलाने वाले और दूसरों को भी पता चल जाता है कि ये कठपुतली नहीं है। तो जब हमारी पार्लियामेंट, हमारी अवाम कठपुतली बनना बंद कर देगी, उस दिन ये मुल्क तरक्की करना शुरू कर देगा। तो अवाम ने तो शुरू कर दिया है, अब हमारी पार्लियामेंट, हमारे मुक्तदर जो भी हल्के हैं, उनको भी वही रूल्स अपनाने पड़ेंगे, तो मुल्क आगे चलेगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके ठीक है। पास। शैला साहिबा, आप फरमाइएगा, क्योंकि ये मामला जो हम देख रहे हैं, JUIF के साथ एक वादा खिलाफी तो हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जाहिर है बीच में ही वाज लाइक, उनकी आनियां जानियां लगी रही, उन्होंने नेगोशिएट किया, फिर 26वीं आईनी तरमीम पे वोट दिलवाया, JUIF ने इसी कंडीशन पे वोट डाला। और अब अगर आप सुन लें कि ताहिर अशरफी साहब ने आज क्या धमकी दी है, जरा ताहिर अशरफी साहब कुछ चलाएंगे प्रोड्यूसर साहब? मदारस तरक्की करे, मदारस में मसीह आए, मदरसे वाले हैं, मदरसे के वारिस हैं, मदरसे के चौकीदार हैं,
चौकीदारी जारी रहेगी। कोई दुनिया की ताकत मदारिस को ना खत्म कर सकती है, ना कोई दुनिया की ताकत मदारिस के दीनी निसाब को तब्दील करवा सकती है। हर दौर में कहा गया अगर किसी मदरसे से आपको शिकायत आती है कि वहां दहशतगर्दी है, वहां इंतहा पसंदी है, आइए तशरीफ लाइए, हम खुद उसको ताला लगाएंगे। जी, तो आपके क्या ख्याल है डॉक्टर रौरी शैला साहिबा कि क्या होना चाहिए था? ये साइन हो जाना चाहिए था और जो प्रेसिडेंट साहब को ये बाद में आफ्टर थॉट में ये एतराज़ात जो लगाए हैं जिनकी आज डिमांड भी की है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, और उसका यहाँ तक धमकी दे दी है कि अगर हमारे साथ वो हुकूमत ने किया जो कि पीटीआई के साथ किया तो फिर बशार अल असद वाले मामलात और सीरिया वाले मामलात हो जाएंगे। तो आप इस पर क्या ओपिनियन रखती हैं? अच्छा, ये देखिए, सदर साहब का एक आईनी किरदार है और जो भी पार्लियामेंट जो है वो बिल भेजती है तो एसेंट किया जाता है सदर और सूबाई सतह पे गवर्नर की तरफ से। तो उसमें उन्होंने ये याद दिलाया है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में जो एक कानून बनाया गया था उस पे कामरान मुर्तज़ा साहब के भी साइन है सलमान अकरम राजा के साथ, और वो उस पर अग्री थे कि ये ऑलरेडी जो है ये प्रोविंशियल मैटर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं और उनका जो रिलीजियस बोर्ड है और एजुकेशन बोर्ड है उसमें है ये ऑलरेडी, तो ये कैसे हो गया? तो सदर साहब का ये काम है, कोई एक बिल पे उन्होंने नहीं किया है, कुछ उनके पास यूनिवर्सिटी के भी बिल जो असेंबली से पास हुए थे वो गए तो उस पर भी उनका इतराज है कि ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यहाँ पे कैसे आए? तो अगर पार्लियामेंट समझती है, गवर्नमेंट समझती है कि इस सदर साहब के इतराज को पसंद नहीं कर रहे तो दोबारा इसे कर लें। तो रही बात कामरान मुर्तज़ा साहब की या किसी की, तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी दफ़ा उनका धरना आया है और बड़ा ही एक सियासी तरीक़े से उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। और 2 दिन पहले वो जियो पे कह रहे थे कि वो हर काम में मशवरा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से दीनी तौर पर और सियासी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से करते हैं, और वो ये समझ रहे थे कि एक थोड़ी सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा था कि क्योंकि राब्ते का सिस्टम अच्छा नहीं है तो उन्होंने मौलाना साहब के पास बंदा भेजा है। तो आई डोंट नो कि वो एक दिन में इतने। अच्छा शैला साहब, ये बता दीजिएगा कि पिछले दिनों में फैसल वाडा साहब की बड़ी मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। मेरे शो पे उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिलूंगा और मैं उनसे मिलके इतना मुतासिर हुआ हूँ, उनके ऊपर कोई ही इज अ स्मेयर फ्री मैन, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, वो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने अपनी काबिलियत को जाहिर किया है एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद शर्जील मेमन साहब और आपके जो सीएम हैं वो भी कहते रहे कि जल्द हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं। ये जल्द वाला मामला क्या था? बस देखें, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें, लेकिन एक हमारी पार्टी की ख्वाहिश है, हमारा गोल है कि हमारी पार्टी की गवर्नमेंट बने और उसमें बिलावल भुट्टो साहब जाहिर है कि वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं हमारी पार्टी के। बाकी और कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि फर्स्ट राइट तो पीटीआई का था, हमने उनको कहा था कि आप गवर्नमेंट बनाएं, हम अपना यही किरदार अदा करेंगे। और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह एक सही वक्त पर जीत कर पूरे तरीके से तमाम सूबों में, अच्छा जब एक इलेक्शन होगा उसी तरीके से ही हम आएंगे। ठीक है, अफनानुल्लाह साहब आप फरमाइएगा जरा, क्योंकि एक तो ये कि आपको एकदम से नाअहल करार दे दिया है, आप निकम में हैं, बिल्कुल आप लोग को कोई काम नहीं आता है। वाडा साहब आप ही के सेनेटर हैं, आपने वोट भी दिए उनको और वो आप ही के खिलाफ हो गए। उसके बाद एमक्यूएम से भी राब्ते हो रहे हैं, फिर बिलावल से भी राब्ते हो रहे हैं, खान साहब की भी जिंदगी बचाने की उन्होंने ठान ली है। आज गौहर खान साहब को भी उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दे दिया है कि मेरे भाई हैं, इनको तंग ना किया करें। तो ये चल क्या रहा है? देखिए, फैसल वाडा साहब जो है वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के वोट से सेनेटर बने थे, हमारे वोट से नहीं बने थे। अच्छा, सॉरी। वो अपनी राय रखते हैं और मेरे कुलीग भी हैं, तो उनको अपनी राय रखने का हक है, उसमें कोई वो नहीं है। और अगर कोई कंसर्न वगैरह होंगे तो वो ज़ाहिर है
उनके हम हमारे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर उसको हम देख लेंगे कि क्या हो सकता है। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा, ये मुज़ाकरात में कोई कॉन्टोर्स सेट किए हैं आपके लिए? द पावर्स दैट बी एस्टैब्लिशमेंट ने, लेट मी पुट इट वेरी ओपनली, कोई कॉन्टोर्स सेट हुए हैं कि किस टोन में बात होनी है और कहाँ तक बात सुननी है, और क्या किस चीज़ की इजाज़त है, किस चीज़ की इजाज़त नहीं है, या इज इट टू अर्ली टू से? देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात के अंदर तो आप एक ओपन माइंड से ही जाते हैं। जहाँ पीटीआई, कुछ चीज़ें पीटीआई को चाहिए हैं और उनकी डिमांड है, और कुछ चीज़ें जो है हुकूमत भी चाहती है कि हो, तो वो अब उसके अंदर एक फिर देखना पड़ता है कि कोई बैलेंस हो ताकि मामला आगे चल सके। तो सियासतदान ये काम बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। अगर सियासत जो है वो चलती चली और कॉमन सेंस ने प्रिवेल किया, तो मुझे यकीन है कि ब्रेक थ्रू होगा इसमें। ब्रेक थ्रू आपको लग रहा है होगा इसमें, नून लीग और पीटीआई के थ्रू? देखिए, अगर तो मतलब कि ब्रेक थ्रू, तो आपको याद है वो जो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था तो उनके इलेक्शन कराने पंजाब में, केपी में, तो उसके ऊपर भी जब इन्होंने मुज़ाकराती टीम बनाई थी और हमारी भी मुज़ाकराती टीम थी, तो ब्रेक थ्रू तो उसमें भी हो गया था, और उसमें हम 15 जुलाई की डेट तय हो गई थी कि समियां तोड़ देंगे और फिर 3 महीने बाद इलेक्शन करा देंगे। तो वो भी आपको पता है, फिर वीटो जो है उसको मामले को कर दिया गया था। हालांकि शुरू में बहुत खुश थे ये, मगर उसके बाद बानी पीटीआई जो है, इनकी कॉल आई थी और उन्होंने उसको वीटो कर दिया, उन्होंने कहा अभी तोड़े फौरन। तो वो फिर ज़ाहिर है वो मामला फिर इस तरह चलते ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो मैंने ये तो इनसे पूछ लिया कि इनके कॉन्टोर्स क्या हैं, उनको क्या दिया गया है, व्हाट इज द लाइक फ्रेमवर्क जिसके अंदर ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हमेशा हर चीज को रद्द कर देते हैं, मेहनत होती है, चीजें आगे बढ़ती हैं, फिर वो अचानक से कहते हैं ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये रद्द कर दीजिए, फिर अलीमा खान साहिबा आ जाएंगी या बुशरा बीबी साहिबा आ जाएंगी, तो ये तमाम तर मामलात इस तरह तो नहीं होंगे। कोई उन्होंने फ्री हैंड दिया है जो बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, कम से कम साहिबजादा साहब, हामिद रजा साहब जो हैं, और असद कैसर साहब, गौहर साहब, उबर अयूब साहब? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है जी बहुत मिसकम्युनिकेशन है, क्योंकि खान साहब से लोगों को मिलने नहीं दिया जाता, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, उनको स्केची बातें बताई जाती हैं, कभी कुछ बताया जाता है, कभी कुछ बताया जाता है। जब ये 24 नवंबर को उनको 48 से 50 घंटे उनके साथ किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। तो ये इस किस्म के जब हालात करेंगे और फिर अंदर जाके लोग कुछ कहते हैं, बाहर आके कुछ होता है, तो मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इन हालात में ही इज अ बिग लीडर, इंटरनेशनल मतलब उनका स्टैचर है, तो उनको अब उनको फ्रीडम देनी चाहिए कम्युनिकेशन की, वो बात खुद कर लें। मतलब इसीलिए तो ये सारी इतनी डिले हुई है, इतने मामलात खराब हुए, और इसमें क्योंकि उनको जब आप एक्सेस नहीं देंगे, आप मीडिया की, आप उनका नाम टीवी पे नहीं बोलने देंगे, आप इस किस्म की मतलब इंतहाई बचकाना किस्म की ये जो जिस तरह से नून लीग कर रही है, और वो ये मैं अफनान साहब को नहीं कह रही, मुझे तो लगता है नून लीग में एक बहुत ही मतलब वो जो मैंने पहले अल्फाज इस्तेमाल किए कि इंतकामी सियासत करने वाले लोग हैं, जो कि अपनी नून लीग को भी जिन्होंने तबाह किया है, जिसकी वजह से इनकी पंजाब से मतलब नामो निशान मिट गया है, और जो इनका एक मतलब कहने वाले तो कह रहे हैं कि ये इनकी अब कोई जगह ही नहीं है। तो मतलब ये दे हैव टू ब्रिंग एक सेंसिबल एक तरीके से इनको चलना पड़ेगा। इस तरह से जो इनके ये रवैये हैं, इनके रवैये इंतहाई फरसूदा, इंतहाई और पुराने, और ये आउटडेट हो चुके हैं, जो इनकी पुरानी लीडरशिप है। मामलात अगर मुज़ाकरात तक पहुंच गए हैं तो क्या वाकई हालात भी तब्दील हो जाएंगे, और क्या हालात के तब्दील होने से रवैये तब्दील हो जाएंगे, और ये जो पोलराइजेशन हम देख रहे हैं अपने मुल्क में काफ़ी अरसे से, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? क्या आवाम का मैंडेट मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या पीटीआई को बैन करने के या इंतशारी टोले करार देने के जो दावे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे? अब ये सब सवालात हैं और इनके जवाबात मेरे पास तो नहीं हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम आपके साथ साथ इन जवाबात की खोज में लगे रहेंगे। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।